हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं गणेश सुथार आप सभी का गणेश क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी का जो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेम मिला उसका मैं हृदय से आप सभी को धन्यवाद अर्पित करता हूं। आप सभी का लगातार मैसेज आ रहा था, कॉल आ रहा था कि सर रीट सिलेबस के बारे में हमें डिटेल से बताएं। हमें बताएं कि रीट को क्रैक करने के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, नोट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, क्रोनोलॉजी की पीडीएफ हमें कहाँ से मिलेगी। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, तो आप अंत तक इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए, सबसे पहले हम रीट के जो सिलेबस है लेवल 1 का, उसके सिलेबस को डिटेल एनालाइज करेंगे। उस एनालाइज के साथ ही मैं आपको बुक्स बताऊंगा, आपको नोट्स का सोर्स बताऊंगा या किस टीचर से आप पढ़ सकते हो, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो आपके सारे डाउट्स जो भी आपने कमेंट बॉक्स में किए या कॉल किए, मैसेज किए, उसके जो भी आपने पूछे उन सभी डाउट्स को मैं इस वीडियो के द्वारा क्लियर कर लूंगा। ठीक है ना। तो हम देखते हैं रीट का जो डिटेल में जो सिलेबस है उसे हम एक बार क्लियरली देख लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अच्छी जो रणनीति होती है ना वो सफलता के आधे रास्ते को तय कर देती है। तो यहाँ हम एक अच्छी रणनीति के बारे में बताएंगे। देखिए, काफी साथी ये भी कह रहे हैं कि सर रीट प्री वापस कब आएगी, है ना। तो मैं बता दूंगी बहुत जल्द रीट प्री आने वाली है। आप अपना जो अपनी जो कमान में उसमें तीर लगा कर रखें, क्योंकि जैसे ही आए तो आपको उसे क्रैक करना है। और काफी साथियों के ये भी सवाल थे कि सर रीट मेंस का तो कोई एग्जाम भी नहीं होता है। देखिए, थर्ड ग्रेड को ही मैं रीट मेंस कहूंगा, और रीट मेंस ही क्या है, थर्ड ग्रेड है। जहां भी मैं रीट मेंस बोलूं समझ लेना थर्ड ग्रेड। तो अभी हम रीट के जो मेंस के सिलेबस के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम होता है जिसे कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 300 इस तरह पूरा जो पेपर होता है वो 300 अंक का होता है, 300 नंबर का होता है। ठीक है। इसके अलावा माइनस जो मार्किंग होती है 1/3 होती है। तो देखिए, आगे हम चर्चा करते हैं। रीड जो सिलेबस है डिटेल में उसका क्या है, कौन सी बुक लिस्ट हम पढ़नी है, सारी मैं सोर्स भी बताऊंगा ना, करंट अफेयर्स का हो, बुक लिस्ट का। कई साथी कह रहे थे कि सर क्रोनोलॉजी की पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप दे रखा है उसे आप ज्वाइन कर लें। या तो मैं उस ग्रुप में जो क्रोनोलॉजी की पीडीएफ भेज दूंगा, या उसमें जहां भी मुझे जिस चैनल से क्रोनोलॉजी पीडीएफ मिले उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, उसे आप ज्वाइन करके आराम से वहां से देख सकते हो। देखिए, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, जो 3-4 पार्ट्स हैं इसके। तो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, सांस्कृतिक और जो राजस्थानी भाषा है, ये पहला पार्ट है। यहाँ से टोटल 100 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। कितने, यानी कि टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चंस आएंगे। मैं आराम से समझा रहा हूं आपको। 50 क्वेश्चंस आएंगे राजस्थान के भूगोल के, राजस्थान के इतिहास के, राजस्थान के कला संस्कृति के और राजस्थानी भाषा के। टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चन। देखिए, इसमें जो खास बात है कि जो राजस्थान का भूगोल है, इतिहास है, ये इसमें ऐसे टॉपिक है जहां से हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस बनता है। एक भी ऐसा टॉपिक इसमें नहीं है जिसे हमें स्किप करना चाहिए या छोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो दे रखे हैं यहाँ से हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस 100% बनता है। किसी टॉपिक से 2-3 बन रहे हैं तो किसी टॉपिक से एक बनता है, लेकिन 100 तौर पर इन सारे जो टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। हम चर्चा भी करेंगे बुक लिस्ट के बारे में, हम चर्चा भी करेंगे नोट्स के बारे में। काफी साथी कई बार टेलीग्राम पर कॉल करके कह रहे हैं कि सर आपके नोट्स दीजिए। देखिए, खुद पर किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए पहली शर्त होती है कि आपका खुद पर विश्वास, खुद पर जो आत्मविश्वास, ये सबसे पहली जरूरी चीज होती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप खुद के नोट्स बनाइए। मैंने अपने नोट्स, या कोई भी व्यक्ति अपने नोट्स बनाता है तो वो अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार बनाता है। ठीक है ना, मतलब अपनी जो योग्यता, मतलब अपने अनुसार बनाता है, अपने को देखकर, अपने को आईने में देखकर वो बनाता है। ठीक है ना, तो आपको नोट्स बनाए, खुद बनाए। ठीक है ना, खुद से बड़ा इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक है ना, खुद ही आप जो कुछ भी हो वो खुद ही हो। ठीक है ना। तो राजस्थान का भूगोल, देखिए राजस्थान के भूगोल में देखो, यहाँ भी मैंने देखो शॉर्ट शब्द यूज किए, वैसे ही मैंने भी नोट्स में शॉर्ट शब्द यूज किए। फिर आप मैसेज करोगे सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। खुद के नोट्स बनाइए 100%। आप आज जहाँ जिस स्थिति में हो, आज से मतलब यूकेजी क्योंकि यूकेजी की 25 फरवरी इस ज्वाइनिंग से पहले मैं भी उसी स्थिति में था। मेरे मन में भी डाउट्स थे कि ये बुक्स, इस बुक से क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है ना, इस क्रोनोलॉजी से प्रश्न बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन जो होता ना, लेकिन आपको अगर पीच पर अगर डटे रहोगे जिंदगी की, तो सारी जो सवाल हैं उनके जवाब आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है ना। आपके वर्तमान में जो कंफ्यूजन है ये भी कभी मेरे थे, लेकिन ज्वाइन करने के साथ ये पता चल गया कि रास्ता बड़ा आसान है ना। व्यक्ति कई बार खुद ही रास्ते को कठिन बना देता है।
ठीक है ना। कहा भी जाता है कि योर प्रॉब्लम इज नॉट प्रॉब्लम, योर एटीट्यूड इज प्रॉब्लम। ठीक है ना, हमारी समस्या वास्तविक समस्या है ही नहीं। ठीक है ना, हमारा जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, वो उसको समस्या के रूप में क्रिएट कर लेता है ना। तो ये सारी जो और भी जो समस्या आती है, कई बार वो मनुष्य के स्वभाव की वजह से आ जाती है। हम अपने स्वभाव को इतना संकीला बना देते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो आपके पास जो मैटर है, अच्छा मैटर है, विश्वास रखिए। और भी मैं चर्चा करूंगा यहाँ बुक लिस्ट के बारे में, उन्हें आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो डिटेल में हम सारी चीजें पढ़ेंगे। राजस्थान का भूगोल में राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप पढ़ना है। ठीक है ना, मैं बताऊंगा मैंने कहां से पढ़ा, नोट्स बताऊंगा आपको। राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप पे हम पढ़ेंगे कि राजस्थान को जो चार प्रमुख भौगोलिक भूभागों में बांटा जाता है। जैसे पश्चिम का जो रेतीला मैदान है, अरावली पर्वत है, पूर्व मैदान है, दक्षिणी पूर्व पठार है, इसका हम जो भौगोलिक जो वर्गीकरण करते हैं। इसके अलावा थार के मरुस्थल को भी हम दो भागों में बांटते हैं, शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल को भी चार भागों में बांटते हैं। और राजस्थान की उत्पत्ति से संबंधित सारी चीजें हम राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना, तो राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप को एक समझ लेना, मतलब राजस्थान को मोटे तौर पर समझ लेना है, यहाँ से आपकी एक समझ विकसित हो जाती है। ठीक है ना, मैं बताऊंगा नोट्स वगैरह रिसर्च किस कहां से आप पढ़ना। फिर हम पढ़ते हैं मानसून तंत्र व जलवायु। ठीक है ना, जैसे मानसून तंत्र में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में जो शीतकालीन जो मानसून होता है, ग्रीष्मकालीन मानसून होता है। ठीक है ना, उत्तर, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून हो, उत्तर पूर्व मानसून हो, सारी चीजें यहाँ हम चर्चा करते हैं। जलवायु में मुख्यतः कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पूछा जाता है। इसके अलावा थॉर्नवेट का है, ट्रिवार्ता का है। तो जलवायु वर्गीकरण से भी क्वेश्चन बनता है, राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप से भी क्वेश्चन बनता है, राजस्थान के मानसून तंत्र व जलवायु से भी क्वेश्चन बनता है। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि सारे इंपोर्टेंट टॉपिक है। अफवाह तंत्र में हम झीलें पढ़ेंगे, जैसे गड़ीसर झील हो गई, राजसमंद झील हो गई, ठीक है ना, सांबर झील हो गई, उनके बारे में हम अफवाह तंत्र में पढ़ते हैं। नदियों के बारे में पढ़ते हैं। नदियों को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है, अरब सागर की ओर बहने वाली, बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली और अंत प्रवाही नदियां। ठीक है, इस तरह वर्गीकरण करके हम सारी नदियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, नदियों में मुख्यतः सहायक नदियां पूछी जाती है, या उसका प्रारंभिक जो स्टार्टिंग बिंदु है कि ये नदी कहाँ से स्टार्ट होती है, उनके बारे में मुख्यतः यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बांध से भी क्वेश्चन बनते हैं कि ये बांध कहाँ स्थित है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना, राजस्थान की वन संपदा से भी क्वेश्चन बनता है, और अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ISFR की जो रिपोर्ट होती है ना, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है ना, वहां से भी क्वेश्चंस बनता है कि राजस्थान में कुल कितना वनावरण है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो आंकड़े है ना, वो यहाँ से पूछे जाते हैं राजस्थान की वन संपदा से। कई बार अवरोही आरोही क्रम में भी पूछ लेता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो वन संपदा वाले जिलों को अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में जमा दो। तो ये सारी चीजें वन संपदा से रिलेटेड जो भी आंकड़े हैं और आरोही अवरोही क्रम प्रतिशत के आधार पर वगैरह सारी चीजें यहाँ से आपको याद कर देनी है। राजस्थान में वन्य जीव की स्थिति, वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य की बारे में जो भी है वो इसी एक बार किसी से पढ़ोगे राजस्थान की वन संपदा, तो ये पूरा आपका टॉपिक बन जाएगा। यहाँ से ध्यान रखना, आंकड़े ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कितना वनावरण है। फिर राजस्थान की मृदा व मृदा संरक्षण। मृदा में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान की मृदा जैसे काली मृदा, ठीक है ना, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, ठीक है ना, ये किन किन जिलों में स्थित है। इसके अलावा जो अमेरिकी वैज्ञानिक द्वारा जो राजस्थान की मृदा को 5 भागों में वैज्ञानिक विभाजन किया गया, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे वर्टी सोल्स हो गया, एल्फी सोल्स हो गया, वो सारे जो 5 वर्गीकरण है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो किस क्षेत्र में फैले हुए, किन जिलों में फैले हुए, वो यहाँ से 100 रूप से पूछा जाता है। राजस्थान की फसलें से अभी वर्तमान में जो कर्मचारी चयन बोर्ड का ट्रेंड है, वो पूछता है किस्में की, हाँ, जैसे कोहिनूर किसकी किस्में, तो गेहूं की किस्में। तो इस प्रकार से किस्में जो पूछी जाती है वो राजस्थान की फसलें से पूछी जाती है। फिर जनसंख्या से भी 100 तौर पर क्वेश्चन बनता है। जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछ लेता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में, न्यूनतम किस जिले में, इनका आरोही क्रम बताओ, अवरोही क्रम बताओ। तो ये भी आंकड़े यहाँ से भी आपको क्लियर याद करने। ठीक है ना, एक तो अवरोही और आरोही क्रम इन दोनों में याद कर लेना, राजस्थान की वन संपदा और जनसंख्या से रिलेटेड। ठीक है ना, साक्षरता से रिलेटेड, लिंगानुपात से रिलेटेड, सबसे कम बाल लिंगानुपात, ठीक है ना, सबसे अधिक लिंगानुपात, ये सारी चीजें यहाँ से बनती है। जनजातियां राजस्थान की प्रमुख हमें पढ़नी होती है, और वो किस बेल्ट में, किस क्षेत्र में, वो भी चीजें हमें पढ़नी पड़ती है। धात्विक व अधात्विक खनिज से भी 100 तौर पर क्वेश्चन बनता है। कोई भी खनिज पूछ लेता है कि किस जिले, किन किन जिलों में विस्तृत है, इस तरह की सारी चीजें। और जो एकाधिकार वाले खनिज है वहां से भी क्वेश्चन बनता है। ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत जो वर्गीकरण होता है, यहाँ से मोस्टली ये पूछ लिया जाता है। जैसे प्राकृतिक गैस वगैरह पिछली बार क्वेश्चन बना, यहाँ से मोस्टली पूछता है कि इसमें से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का सोर्स है। तो ये सारी चीजें भी आपको कंप्लीट करनी है। फिर राजस्थान के पर्यटन स्थल, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जिला दर्शन पढ़ लें।
जिला दर्शन पढ़ने से मेन फायदा ये होगा कि आपके जो किस जिले में कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, ठीक है ना, वहाँ कौन सी मुख्यतः सभ्यताएं हैं, किले हैं, स्मारक है कोई, तो ये सारी चीजें एक जिला दर्शन से आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। वहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल वगैरह, यातायात के साधन में हम यातायात का वर्गीकरण करेंगे, जैसे रेल परिवहन हो गया, सड़क परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें मुख्यतः रेल पटरी का विस्तार वगैरह चीजें इसमें से पूछी जाती है। अब बात करते हैं, देखिए पूरा पार्ट 100 नंबर का, कितने नंबर का, 100 नंबर का ये पूरा पार्ट है। भूगोल के जो भी है उसके बारे में चर्चा कर दी। अब मैंने भूगोल कहाँ से पढ़ा, तो मैंने उत्कर्ष क्लासेस से रघुवीर सर कुछ नाम था, उनसे मैंने भूगोल पढ़ा था। ये नोट्स कंप्लीट आप बना ले अपने स्वर। मैंने जो नोट्स बनाए 2 रजिस्टर में मेरे नोट्स बनाए। ये पहला रजिस्टर था जैसे राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून, जलवायु, राजस्थान की नदियां व बांध, है ना। यहाँ से देखिए कंप्लीट इसके नोट्स मैंने बनाए थे, ठीक है ना। एक रजिस्टर और इसका बना था जिसमें मैंने राजस्थान के वन संपदा, मृदा संरक्षण, फसल, जनसंख्या, खनिज, यातायात के साधन, सारी चीजों के बारे में मैंने पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप, मैं सजेस्ट करूंगा भूगोल आप हो सके किसी से पढ़ ले, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें समझने वाली है। तो आप, मैंने उत्कर्ष क्लास से रघुवीर सर ऐसा कुछ नाम था, या आपको जो भी अच्छा लगता है, जिस भी सोर्स से अच्छा लगता है वहां से आप पढ़ सकते हो। इसके लिए देखिए मैंने वो नोट्स ही पढ़े थे, कोई बुक स्पेशल भूगोल के लिए नहीं पढ़ी थी मैंने भूगोल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछे वो सारे मैंने पढ़े थे, ठीक है ना। मैंने आपको एक बुक्स भी बताई थी, है ना, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। पिछले वीडियो में बताई, वो आप देख लें, नहीं तो मैं ढूंढ के वापस आपको बता दूंगा, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं इतिहास और कला संस्कृति के बारे में, ठीक है। लगभग 20-25 क्वेश्चन 20 के आसपास भूगोल से, 20 के आसपास यहाँ से, और 20 से 25 इतिहास से, और 4-5 क्वेश्चन राजस्थानी भाषा से बनते हैं। इतिहास और संस्कृति, इतिहास और संस्कृति देखो जो आपके सिलेबस दे रखा है वही मैंने लिखा है। उसमें दे रखा है राजस्थान की सभ्यताएं, कालीबंगा, अहाड़, बैरक, ठीक है ना, बालाथल और गणेश्वर सभ्यता, यहाँ मैंने शॉर्टकट लिखा है। तो इन मुख्यतः इन सभ्यताओं के बारे में जो सिलेबस में दे रखा है ना, उनके बारे में पढ़ना है मुख्यतः में। बाकी अगर कोई सभ्यता है तो उसका उत्खनन करता कौन है, खोज करता कौन है, कब की, इतना ही नॉलेज रखना है, ठीक है ना। बाकी जो सिलेबस, टू द सिलेबस, सक्सेस होने के लिए सबसे बेस्ट, देखो बहुत ज्यादा ज्ञानी होना भी इस चीज का प्रतीक नहीं है कि आप जीवन में किसी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर सको। कई बार आपका जो टू द सिलेबस, स्ट्रिक्ट टू द सिलेबस, इसलिए कहा जाता है कि अपने सिलेबस के प्रति स्ट्रिक्ट रहिए। बाकी की चीजें अगर कोई पूछे नहीं आए तो कोई बात नहीं, सिलेबस से रिलेटेड चीजें आपको सारी आनी चाहिए। तो किसी और सभ्यता के बारे में आपको पता हो ना हो, कालीबंगा, अहाड़, बैराट और बालाथल और गणेश्वर सभ्यता से जो भी, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको पता होना चाहिए। फिर ऐतिहासिक घटनाएं राजस्थान में बहुत सारी हुई, ठीक है ना। फिर प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक राज्य व्यवस्था, इनमें से मुख्यतः प्रमुख राजवंश से वो पूछ लेता है, ठीक है ना। राजवंश से भी जैसे मेवाड़ का राजवंश, मारवाड़ का राजवंश, इनसे अगर पूछेगा तो मुख्यतः राजाओं का क्रम या ऐसी कोई चीज, उनकी विशेष घटना पूछ लेता है। बाकी अगर राजवंश ऐसे कोटा के राजवंश है वगैरह, हाड़ौती का राजवंश है, तो इनके अधिकतर वो पूछ लेता है संस्थापक, ठीक है ना। तो ये कहां से मैंने पढ़ा वो बुक लिस्ट भी आपको बताऊंगा। स्थापत्य कला, ये मैंने बिल्कुल सेल्फ किया था ना, भूगोल तो मैंने, ठीक है ना, सर से ली थी। स्थापत्य कला में किले, स्मारक, जब आप मैंने बताया कि जिला दर्शन पढ़ोगे तो ये सारी किले, स्मारक, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। सोनारगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, सारी चीजें, मेले, त्योहार, लोक कला, संगीत, लोक नाट्य, नृत्य, ठीक है ना, जैसे बेनेश्वर का मेला, कपिल मुनि का मेला, ठीक है ना, कोलायत का मेला, कब बढ़ते हैं और कहाँ बढ़ते हैं, त्योहार हो गए बहुत सारे, ठीक है ना। जैसे गणगौर का त्योहार है, बहुत सारे त्योहार कब बढ़ता है, हाँ, कब लगता है गणगौर का त्योहार। लोक कलाएं होगी बहुत सारी, ठीक है ना। और लोक कला के अलावा संगीत हो गए, लोक नाट्य हो गए, नृत्य हो गए, जैसे कच्ची घोड़ी नृत्य, ठीक है ना। लोक नाट्य में जैसे बहुत सारे लोक नाट्य हो गए, ठीक है ना। और नृत्य बता दिए, कच्ची घोड़ी नृत्य वगैरह, इस प्रकार से सारी चीजें उससे रिलेटेड एग्जाम में पूछी जाती है ना। फिर सांस्कृतिक परंपरा और विरासत, सांस्कृतिक परंपरा विरासत में वही चीजें हैं, कोई किला, स्मारक वगैरह है, उनकी जो अवशेष है वो पूछी जाती है। धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता, लोक देवता से क्वेश्चन बनने का ज्यादा चांस रहता है, और संत से बनना, संतों से बनने का चांस रहता है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में आपको मैं बता दूंगा कहाँ से पढ़ने हैं, ठीक है ना। मेन जो व्यक्तित्व उनकी थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी, उनका जन्म स्थान कब हुआ, ठीक है ना, कहाँ हुआ, ये सारी चीजें। वस्त्र व आभूषण के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, कहाँ से पढ़ना है। चित्र कलाओं के बारे में आपको चर्चा करेंगे। हस्तशिल्प के बारे में हम चर्चा करेंगे।
मेवाड़ की चित्रकला, मारवाड़ की चित्रकला, सारी चीजें हम बताएंगे। इसमें जो प्रमुख चित्रकार को याद करना कि मेवाड़ शैली के जो प्रमुख चित्रकार कौन कौन से, मारवाड़ जो शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से स्कूल के है ना, मेवाड़ स्कूल आएगा, मारवाड़ स्कूल आएगा, तो एक प्रमुख कलाएं थी, तो उनमें प्रमुख कलाकार कौन थे, वहां से क्वेश्चंस बनता है। 1857 की क्रांति के बारे में मैं चर्चा करनी है। जनजाति और किसान आंदोलन हमें पढ़ना है, ठीक है ना। फिर प्रजामंडल, किस प्रजामंडल की स्थापना किसने की, वो सारी चीजें यहाँ से हमें याद करनी। राजस्थान का एकीकरण याद करना है कि मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ, कौन सी इसमें रियासत थी, कौन उद्घाटन करता था, सारी चीजें। फिर राजस्थानी भाषा से मुख्यतः राजस्थान की कृतियां है, राजस्थान की कुछ क्षेत्रीय बोलियां हैं, तो ऐसे 3-4 टॉपिक इसमें भी लगते हैं, तो उन चीजों के बारे में हमें चर्चा करना है। अब मैं बताऊंगा बुक लिस्ट इतिहास और कला संस्कृति, ये पूरा मैटर है 100 नंबर का। भूगोल का मैंने बता दिया, इतिहास और कला संस्कृति के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पास जो बुक्स थी, सबसे ज्यादा मैंने जिस बुक्स को प्रायोरिटी दी थी वो थी ये आरबीएससी की बुक्स। 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं की मैंने कंप्लीट पढ़ ली, और इसके अलावा जो 10वीं की थी, काफी मैं कहता हूँ इतिहास कला संस्कृति के सारे जो क्वेश्चंस बने थे यहीं से बने थे, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस बने थे वो यहीं से बने थे। जैसे आप कोई भी टॉपिक, इसके मैंने नोट्स भी बनाए थे, ठीक है ना। अगर आप नोट्स देखोगे राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति के 10वीं क्लास की बुक्स के, ये मैंने नोट्स बनाए थे, ठीक है ना। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान संत लोक देवता और हकीकत कहूंगी, ये सारे टॉपिक इसमें मिल जाएंगे, और सारे क्वेश्चन यहीं से बने। यहाँ से पढ़ने का बेनिफिट ये कि शॉर्ट है, लिमिट है, ठीक है ना, और सही जो मेन जो एग्जाम में चीजें पूछी जाती है वही है, ठीक है ना। जैसे राजस्थानी भाषा साहित्य दे रखा है, लोक संगीत, विविध आयाम, चित्रकलाएं, लोक कलाएं, वस्त्र आभूषण, सारी चीजें इसमें जो जितने मतलब जितना लेवल होता है उतने लेवल के अनुसार इसमें सारी चीजें हमें दे रखी है। जैसे राजस्थान के त्योहार हो गए वो वाली, ये पूरे नोट्स 10वीं की क्लास की बुक्स के हैं। इसके अलावा मैंने पढ़ी थी ये वाली, जो टॉपिक्स मुझे वहां नहीं मिले और जो लगता है कि मुझे इसे डिटेल में पढ़ना चाहिए, इसका थोड़ा पेज कवर पेज फट गया है, ठीक है ना। हुकमी चंद जैन की है, आपको पता होगा, ठीक है। राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा, विरासत, जो हुकमी चंद जैन की है। यहाँ से मैंने जो टॉपिक मुझे वहां नहीं मिले और जो मैंने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस देखे कि इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए, वो मैंने यहाँ से पढ़े। तो ये हमने चर्चा कर ली 100 अंक के बारे में। अब बचते हैं हमारे 200 अंक और, ठीक है ना। अब हम उनकी चर्चा करते हैं। यहाँ से मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सारे डाउट्स यहाँ से रिलेटेड क्लियर हुए होंगे। तो आप बिल्कुल एक बार सिलेबस की पीडीएफ निकलवा दें, ठीक है ना, क्योंकि एक अच्छी रणनीति और सिलेबस के प्रति समझ आपकी, सिलेबस बिल्कुल पूरा आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। यही जो होती है, जो सफलता का मूल आधार होती है। और कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस और उत्साह से कभी बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। उत्साह रखना है, पूरे जोश जुनून के साथ बढ़ना है। हो सकता है आप इस भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, हो जाता है, कई बार कई गलतियां हो जाती है, लेकिन उन गलतियों को पकड़ना सबसे मेन बात है। हम उन गलतियों को बार बार रिपीट नहीं करें, ठीक है ना, यही जीवन में सीखने वाली बातें होती है। चलो अब हम आगे कि जो 200 नंबर का जो अंक बार है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। साथियों, अब तक हमने 100 अंक का जो अंक बार था उसके बारे में चर्चा कर ली, जिसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास और शैक्षिक परिदृश्य नहीं था, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत थी। अब हम जो 80 अंक का अंक बार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। 80 जो अंक है, इसमें 80 नंबर का जो अंक बार है उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, शैक्षिक परिदृश्य पूछा जाएगा, निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार, और सामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स। देखिए राजस्थान के सामान्य ज्ञान में मुख्यतः हमें जो चीजें मिलेगी, राजस्थान के सामान्य ज्ञान में बहुत सारे टॉपिक है। जैसे राजस्थान की प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह में राज्य वृक्ष, राज्य फूल, राज्य खेल, ऐसी चीजें पूछी जाती है। फिर सेकंड टॉपिक, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, ठीक है। हमारे समय कोचिंग वालों ने फ्लैगशिप योजना के बारे में बहुत हवाबाजी फैला दी, बहुत सारी, मैं भी 2-3 गाइडें लेके आया लेकिन प्रश्न एक भी नहीं आया। फिर अनुसंधान केंद्र राजस्थान में, जैसे बाजरा अनुसंधान केंद्र, उष्ट अनुसंधान केंद्र। फिर धार्मिक स्थल, फिर प्रमुख खिलाड़ी करंट अफेयर से कंप्लीट हो जाएंगे। फिर प्रसिद्ध नगर स्थल, फिर प्रमुख उद्योग, फिर राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, बिल्कुल बेसिक जानकारी आपको रखनी है। फिर राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं और शैक्षिक परिदृश्य। देखिए शैक्षिक परिदृश्य, राजस्थान के सामान्य ज्ञान के लिए मेरे पास जो बुक थी वो, हालांकि मैंने राजस्थान के सामान्य ज्ञान से बहुत कम टॉपिक पढ़े थे, मेरे पास जो बुक्स थी वो लक्ष्य की थी, ठीक है ना, पढ़ी भी होगी, लक्ष्य गाइड आप सभी जानते हो। फिर उसके बाद आता है शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य देखिए, कई साथी ऐसे जो मेरा कमेंट करते हैं कि सर मेरे इस बार इतने नंबर आ रहे हैं, अब मुझे रीट की तैयारी करनी है, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि देखिए कुछ तैयारी वक्त के साथ ही होती है।
शैक्षिक परिदृश्य में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक से मैक्सिमम प्रश्न पूछे गए। हालांकि मैं इसके लिए लेके आया आरबीडी, लेकिन मैं कहूंगा कि जो क्वेश्चंस बने थे वो अप्लाइड क्वेश्चंस बने थे और उन बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक से बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस बने थे। जितनी हवाबाजी कोचिंग वालों ने शैक्षिक परिदृश्य से फैलाई थी कि यहाँ से 15 क्वेश्चंस बनेंगे, इतने कठिन बनेंगे, ऐसे बनेंगे, वैसा कुछ नहीं था। फिर निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसमें से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। और सामयिक विषय करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि जो क्रोनोलॉजी की पीडीएफ होती है उसमें सिर्फ जो राजस्थान के परिदृश्य वाले पेज होते हैं वही पढ़ने होते हैं। स्मार्ट स्टडी बहुत आवश्यक है। अगर आप किसी कोचिंग से पढ़ोगे तो वो रोज 1 घंटे की 2 घंटे की आपको क्लास देगा, ठीक है ना, महीने कितने घंटे हो जाएंगे, इतना करंट अफेयर्स पढ़ना भी नहीं और इतना याद भी नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी भी मैं बता रहा हूं। इस तरह से आप जो क्रोनोलॉजी के पेज होते हैं उसमें से प्रादेशिक परिदृश्य वाले निकलवा दे और यहीं से सारे क्वेश्चंस, हकीकत है कि यहीं से सारे क्वेश्चंस फंसते। अब काफी साथी कमेंट कर रहे थे कि सर क्रोनोलॉजी की पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो नीचे जो टेलीग्राम में लिंक दे रखा है मेरे ग्रुप का, आप उसे ज्वाइन कर लें। उस ग्रुप में या तो मैं सारी पीडीएफ भेज दूंगा या मुझे कोई ग्रुप मिले तो उसका ग्रुप का लिंक मैं भेज दूंगा, जिसे आप ज्वाइन करके वहां से आराम से सारी पीडीएफ निकलवा सकते हो। तो ये टोटल अंक बार कितने का हो गया, 80 अंक बार का हो गया, ठीक है ना। फिर विद्यालय विषय में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सामाजिक अध्ययन। देखिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ आपकी कंप्लीट हो जाएगी रीट प्री से। रीट जो पात्रता परीक्षा होती है उसी से हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ठीक है ना। अब देखिए कई साथी रीट पात्रता में संस्कृत रखेंगे, तो देखो ये आपकी चॉइस है, लेकिन ज्यादा बेनिफिट इंग्लिश रखने में होता है क्योंकि इंग्लिश रीट मेंस में भी काम आएगी। 10 नंबर ये और 8 नंबर ये, 18 नंबर तो रीट प्री से ही हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। मैथ बिल्कुल रीट प्री वाली है। साइंस आप किसी कोचिंग से पढ़ ले, मैंने उत्कर्ष से पढ़ी थी, सर का नाम मुझे पता नहीं। फिर सामाजिक अध्ययन से बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक आपको पढ़ने हैं, 6ठी 7वीं 8वीं की बुक से, है ना, बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे पढ़ना है। किसी कोचिंग से पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा बताएगा। फिर आता है शिक्षण विद्या, हिंदी, इंग्लिश की, मैथ की। देखो सब्जेक्ट जो विद्यालय विषय टोटल 50 अंक का, 10 नंबर का ये, 10 का ये, 10 का ये, 10 का ये, 10 का ये, तो इस तरह से 50। शिक्षण विद्या हर सब्जेक्ट की 8-8 नंबर की होती है, इस प्रकार से 40 नंबर का जो शिक्षण विद्या का पार्ट वाला होता है। शिक्षण विद्या सभी सब्जेक्ट की कॉमन ही होती है। आप हिंदी की पढ़ ले एक बार किसी को टीचर से, आपकी सारी देखो शिक्षण विद्या वगैरह रीट पात्रता परीक्षा से ही हो जाएगी। मेरे पास जो शिक्षण विद्या की बुक थी वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास शिक्षण जो रीति विज्ञान शिक्षण विद्या की ये वाली बुक थी, ठीक है ना। इसमें अगर आप एक सब्जेक्ट की कंप्लीट करोगे तो वैसे ओवरऑल आपके सभी सब्जेक्ट की शिक्षण विद्या कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आगे चर्चा करते हैं शैक्षणिक मनोविज्ञान की, यानी कि साइकोलॉजी, जो कितने नंबर का पूछा जाता है, 20 नंबर का पूछा जाता है। इसमें अगर मैं आपको बुक्स बताऊं तो मेरे पास ये थी रीट की जो सिखवाल की आती है, मैंने इसे कम से कम 9 से 10 बार पढ़ लिया था, ठीक है ना। 4 से 5 बार तो पात्रता में और 4 से 5 बार, ठीक है ना, जो 3rd ग्रेड का एग्जाम था, रीट मेंस का एग्जाम था, उसके अंदर मैंने इसे पढ़ लिया और सारे क्वेश्चंस यहीं से बने थे, ठीक है ना। और अगर आप फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर में तो वहाँ जो बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड बुक लगती है उन्हें भी आप अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा मैंने आर के वैष्णव से शैक्षणिक मनोविज्ञान के 3 से 4 टॉपिक किए थे जो मुझे लगता है कठिन है। कौन कौन से देखिए, इसमें से मैंने किए थे एक तो अधिगम वाला, और अधिगम वाला ही मैंने उनसे पढ़ा था, ठीक है ना, ये दिख रहा, ठीक है ना, जो मुझे कठिन लगा। फिर आगे चर्चा करते हैं सूचना तकनीकी। मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में सूचना तकनीकी मैंने पढ़ी नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने जब बुक्स उठाई तो उसमें बहुत मतलब एक लेंथी कंटेंट दे रखा था। किसी कोचिंग की क्लास ली उसमें बहुत लेंथी कंटेंट दे रखा था, तो मुझे लगा कि समय कम है, इसे छोड़ देना चाहिए। और ये वास्तविक मेरा सही डिसीजन था, मैंने सूचना तकनीकी नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी 2 क्वेश्चन ऐसे आए जो बहुत सिंपल थे, वो हो गए और सही हो गए। तो इस प्रकार से मैंने पूरा जो डिटेल में सिलेबस से रीट मेंस यानी कि 3rd ग्रेड एग्जाम के बारे में मैंने चर्चा की, ठीक है ना। बहुत सारी क्लासेस है ना, बहुत सारे पार्ट की क्लासेस मैं खुद भी आपको यहाँ से प्रोवाइड करवाऊंगा। आपका कर्तव्य है कि आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिए, ठीक है ना। रीट पात्रता के बारे में, सिलेबस के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ये मुख्यतः रीट लेवल 1 3rd ग्रेड का जो एग्जाम होता है उसके बारे में मैंने चर्चा की। और भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है ना। काफी जो काउंसलिंग से रिलेटेड है बीएसटीसी की, उसके बारे में वीडियो बनाएंगे, कौन सी प्राइवेट डाइट कॉलेज में क्या अंतर होता है, ठीक है। काफी साथियों के कमेंट भी आ रहे थे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें। तो आप अपने तमाम साथियों को इस क्लास को शेयर कीजिए। देखिए खुद पर विश्वास रखिए, खुद से बड़ा कोई इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, ठीक है ना। खुद के प्रति अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। काफी साथी कहते हैं कि सर आपके नोट्स दीजिए, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आप अपने नोट्स बनाइए, अभी टाइम है, ठीक है ना। याद रखिएगा
कई साथी कहते हैं कि सर अब रीट प्री रीट मेंस यानी कि थर्ड ग्रेड एग्जाम कब आएगा, तो मैं यही कहूंगा कि वक्त को इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आप बिल्कुल तैयार है, जल्दी रीट पात्रता और रीट मेंस यानी कि थर्ड ग्रेड का एग्जाम आने वाला है, ठीक है ना। और संस्कृत शिक्षा विभाग में भी आने वाला है। तो आप सभी का एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद। आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा। धन्यवाद।